नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। 24 अगस्त की शाम जोहान्सबर्ग में दुनिया के तीसरे ताकतवर और आर्थिक संगठन ब्रिक्स ने 6 नए देशों को शामिल किया, घोषणा की। इनमें 4 इस्लामिक देश हैं। भारत ने इन देशों को ब्रिक्स संगठन में शामिल करने की अपनी सहमति दे दी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि इन देशों से हमारे ऐतिहासिक संबंध हैं, यानी कि हमारा बहुत पुराना और करीबी रिश्ता है। सऊदी अरब और यूएई समेत 6 देशों के संगठन के जुड़ने से इसकी ताकत अ, बढ़ी हुई देखी जा रही है। और इसी बीच एक और अहम बात हुई है। ब्रिक्स समिट के आखिरी दिन 24 अगस्त को साउथ अफ्रीका में पीएम नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में मुलाकात होती है। 25 अगस्त यानी कि आज चीनी विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि ये मीटिंग भारत की रिक्वेस्ट पे हुई है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने चीन के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है और विदेश मंत्रालय ने ये बताया है कि चीन की तरफ से कई महीनों से बाइलेटरल मीटिंग की रिक्वेस्ट पेंडिंग थी। इसके बाद ही दोनों नेताओं में बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच में जो बातचीत हुई है, ऑब्वियसली वो अनौपचारिक बातचीत थी। चीन हमेशा से ही दादागिरी के नशे में रहता है, लेकिन अब उसका नशा थोड़ा उतर रहा है क्योंकि भारत एक मजबूत ताकत बनता जा रहा है और ये मजबूती जो है उसे कहीं न कहीं डराती है। आज हम बात करेंगे ब्रिक्स समिट में भारत की भूमिका पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति के बीच में जो मुलाकात हुई है उस पे। तो ओवर टू कर्नल शांतनु। कर्नल रॉय, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। नमस्कार मैडम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। कर्नल रॉय, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ब्रिक्स समिट पर ख़ास तौर पे एक नोट लेना चाहूँगी और इसमें मैं ये भी जानना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ इनफैक्ट कि 6 नए देश जो शामिल किए हैं, जिनमें इस्लामिक देश भी हैं। तो ये सब किस तरीके से आप समझाएँगे? मैं पहले तो इस टॉपिक के बैकग्राउंड से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि जी। इस पूरा जो समिट फॉर्म हुआ, ये जो फोरम है, हुँ, जिसका कि फुल फॉर्म आप सबको पता है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इनिशियली 2001 में जब ये फोरम कॉन्सेप्चुलाइज हुआ था, ये बेसिकली गोल्डमैन सैच एक इकोनॉमिकल कॉलम है। इन्होंने इसका एक थ्योरेटिकल गठन किया, जी, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना had the maximum number of or the maximum amount of percentage economy and about 40% of the world population. जी, इसके चलते, और ये बेसिकली फॉर्म हुआ था ऑन द साइडलाइंस ऑफ अ G7 मीटिंग, जी, जिसमें कि चाइना, इंडिया, रशिया वर इनवाइटीज बेसिकली। जी, तो ये जो कॉन्सेप्चुअल है, वो थियोरेटिकली होने के बाद ये नेशंस अपना जुड़ गए हैं एंड जुड़े हैं, सबके अपने अपने एजेंडाज हैं। बेसिकली aim of the whole forum is to grow politically, economically, socially, culturally and also have people to people exchange। इसका मतलब जो देश के लोग हैं दोनों में कोऑपरेशन हो by means of bilateral ties, MOUs in term of science and technology, in term of economy। because अगर आप देखें प्रेजेंटली जो 5 देश है, इनमें से चाइना, रशिया आर क्वाइट इकोनॉमिकली अहेड, दो रशिया प्रेजेंटली यूएसएसआर के टूटने के बाद काफी वीक हो गया है, एंड इंडिया एज यू नो हैज अ टारगेट ऑफ बिकमिंग द थर्ड largest economy in the world in another few years, that is the target is by 2025, and China, everybody knows, is a growing economy now। इसके पीछे ये जो टाइप हुआ है, बिकॉज रशिया has weakened after breaking up of the USSR।
अपना स्टेटस मजबूत करने के लिए चाइना से जुड़ रहा है, सो दैट इन द एशियन एरिया जी। एंड इन द वर्ल्ड हुँ, हुँ। इनका सपोर्ट आ जाए। हुँ, एंड हुँ। स्पेशली इस मुहूर्त पे और एट दिस मोमेंट, बिकॉज ऑफ द रशियन यूक्रेन वॉर, रशिया हैज बीन आइसोलेटेड बाय द वर्ल्ड, स्पेशली द वेस्ट। सो आइसोलेट कर दिया गया है, एंड देन यूएस हैज फ्रोजन lot of its treasury bonds, nearly about $300 billion of Russian bonds have been frozen by the US, which is a big amount for a nation which is in war for nearly about 1 year plus. Last year से लड़ाई में लगे हुए हैं ये, sorry, जी। not 1 year plus, मेरी गलती है, for हुँ, about हुँ। 8 months from February onward, but काफी टाइम हो गया, because war breakdowns the economic system of a country. And basically इस वॉर में वेस्ट इज सपोर्टिंग द यूक्रेन फॉर देयर ओन मुद्दा, दे आर सप्लाइंग देम वेपन्स एंड ऑल, एंड रशिया इज स्टैंडिंग ऑल अलोन. Nobody wants to at this moment support Russia. Not even China, India has taken a total neutral stand to it. So basically Russia wants support, and China has joined this forum because in the world economy it wants to come up to number one as a superpower and defeat the US, which is, या as everybody knows, the big brother. And इंडिया का मुद्दा ये है, बिकॉज हमारे प्यारे दोस्त जो चाइना है, इनसे रिलेशंस आर नॉट वेरी गुड एट एनी स्टेज ऑफ टाइम. 62 ये अभी, एंड गलवान अरुणाचल प्रदेश, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है चाइना का, जो आदत है. जी, जी। सो दैट चाइना बेसिकली यूएन में एक परमानेंट सीट के लिए रोड़ा बना हुआ है. तो अगर ये रिलेशंस थोड़े बहुत ठीक हो तो चाइना कैन ऑलवेज गिव इट्स वेटो फॉर अ परमानेंट सीट, क्योंकि प्रेजेंटली जितने भी परमानेंट मेंबर्स हैं माइनस चाइना, एवरीबडी हैज गिवन इट्स यस फॉर अ परमानेंट सीट टू इंडिया. जब तक सारे मेंबर्स नहीं यस करते हैं, इंडिया विल नॉट get a permanent seat in the UN, which is a जी। very big thing, because getting a permanent seat in the UN is like something that you are now a force to reckon with. You have veto power on all the world economical topics and all other agendas that are there at that level. So these are basically the reasons. And the main reason is so that economic tie-ups can be there, international relations can grow, and India can move ahead to its aim of becoming the third largest economy in the world. So this is basically the reason why BRICS was created. और इसके चलते 2011 में South Africa also wanted to join BRICS, and in the 11th summit they were given sanction for joining the BRIC, and उसके बाद से ये एक्रोनिम हो गया है BRICS. That is South Africa was also included into it, so that they could give reference to Africa, because Africa is मुहूर्त पे is quite a backward continent compared to all the other continents. Like if you see, BRIC has a representation of every continent at present other than North America. South America से Brazil है, Asia से China, Russia and India are there, and South Africa presently is representing Africa. And basically Africa को help करना, there is something called Africa 2063, where African countries are joining up to become one of the global region of infrastructure, like countries like Ethiopia, Kenya, हुँ, and हुँ। other such countries are all backward due to desert conditions, their own civil wars, their own economic conditions of
अफ्रीकन देशों में जैसे कि है, देयर इज अ शार्प डिवाइड बिटवीन द रिच. कोई अगर अमीर है तो बहुत ही अमीर है, और कोई अगर गरीब है तो उसको खाने को एक वक्त का रोटी भी नहीं मिल रहा है. So that जी is the reason. And India, for that matter, again, I should be proud to say that India is the fourth largest investor in the world towards Africa, and it has the fifth largest collaboration partners और इन्वेस्टर जिन्होंने पैसा, या हमारे जो बिजनेसमैन स्पेशली फ्रॉम महाराष्ट्र, गुजरात, maximum number of businessmen have their own assets in South Africa and African nations like Nigeria, Kenya, and also Ethiopia. जी So these are some of the reasons for the BRICS being created. Now BRICS को G7, जो कि वेस्टर्न 7 कंट्री है, यूएस, यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन, ये जो 7 G7 का फोरम है, लोगों का कहना है कि ये इसको टक्कर देना चाहते हैं, और इट इज अ opposition to the western countries. So I will say, it is my personal opinion, why not? Why should we depend on dollar? We should have another alternative system for currency. अभी हम लोग सब चीज डॉलर में गिनते हैं, जी तो why not? So there are two systems. Why depend on the World Bank? Why not have your own bank? That is why BRICS has formed another system called the NDB, that is a development bank, and also a BRICS currency has been formulated. But इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आया है, because presently Russian ruble has gone down, the rupees at present does not have much of standing, and Chinese yen जो कि up हो रहा है, but then China का कहना है कि then let us have only the yen as a system, which is not agreeable, because then it has to be a combined currency. जैसे यूरोपियन यूनियन है, उन्होंने सबका मिला के यूरो करके एक करेंसी निकाला है. So that is what is the aim of BRICS, to have a currency which can stand up against the dollar or the pound or the euro, जी and we can trade in that currency instead of trading in dollars. So, and this banking system to be there, so that loans can be given to other countries, so that they can come up economically and the world economy rises, and other countries other than the west, जो पश्चिमी नेशंस है, जो अलाइज है, वह G7 कंट्रीज है, इनके अलावा भी बाकियों का भी ग्रोथ हो. So that is basically the reason. इस बार जैसे आपने बताया मैडम, 6 जी nations have been formally taken in, जबकि 22 nations ने अप्लाई किया था. आउट ऑफ द 69 इन्वाइटी, 69 कंट्रीज को इन्वाइट किया गया था, 22 देशों ने फॉर्मली अप्लाई किया था एक्सपेंशन के लिए, जिनमें से ईरान, इथियोपिया, अर्जेंटीना, सऊदी अरेबिया, यूएई को लिया गया है. अभी इनमें से 3 बेसिकली आर इस्लामिक कंट्रीज. One is, the reason for taking these countries are Saudi, Iran, and UAE. Basically Saudi and UAE, they are economically ahead because इनके पास काफी funds है. One. Secondly, they are in part of the Central and West Asia. चाइना का इसमें अपना ही स्वार्थ थोड़ा सा है, because then there is the Belt Road Initiative, जो कि एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वो इंडिया के अराउंड बुन रहा है, और एक रोड सिस्टम थ्रू द एशियन कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज, गोइंग थ्रू टिल यूरोप, सो दैट ट्रेड कैन बी डन. तो इसके लिए इसको अपने सहपाठी देशों को साथ जुड़ना है, so that road can be built through all these countries, because unless ये देश आपके साथ इकोनॉमिकली ना जुड़े, they will not accept a road. Like India is not part of this Belt Road Initiative,
जो कि चाइना अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, क्योंकि इससे ये रोड बेसिकली बीजिंग से स्टार्ट होके जाएगा. सो दिस इज बेसिकली फॉर इट्स ओन बेनिफिट. एंड जी ये जो 6 देश हैं, 6 के 6 एग्री कर गए हैं. एंड इथोपिया ऑल्सो हैज एग्रीड बिकॉज इट इज क्वाइट वीक, और इसको ऊपर करने के लिए, दैट इज वन ऑफ द रीजन, बिकॉज एट प्रेजेंट इथोपिया इज वन ऑफ द वीकेस्ट कंट्रीज इकोनॉमिकली in Africa and also maybe the world. जी So these are some of the reasons. And other than that, basically इस बार साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया गया है, स्टार्टअप्स पे ज़्यादा जोर नहीं दिया गया है. ये जो 15th ब्रिक्स समिट अभी खत्म हुआ है 24 तारीख को, जी इस पे ज़्यादा जोर रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ पे. देयर वाज अ बिजनेस फोरम जिसमें हमारे भी करीब 100 के करीब बिजनेसमैन अटेंड किए थे, जिसमें मोदी जी ने भी लेक्चर लिया. एंड मोदी हैज सेड दैट वी आर गोइंग to have a trade of about $300 billion, and we will become this third largest economy in the world. And there have been many MOUs which have been signed between the companies and bilateral cooperation so that new startups can happen, because India at presently is the 4th largest in the world, which has got about more than 100 official proper startups which have, sorry, I must say 100 unicorns. Many startups, but 100 unicorns. Unicorn means startups which जी have जी started and more than $1 million have become the turnover of that startup. Usko unicorn kaha jata hai. So 100 plus unicorn means it's a big issue. And I must जी praise this government also, that this government has been giving a lot of support to startup, that is youngsters can work forward, because that is one of the major reasons why the economy will grow up and how things will open up. So this is a little bit on what BRICS exactly is. और इस बार जो ब्रिक्स समिट में हुआ है उसके कुछ मुद्दे हैं. एंड आई मस्ट से दैट दिस वाज द फर्स्ट ब्रिक आफ्टर कोविड जो इन पर्सन हुआ. इसके पहले जितने भी ब्रिक्स हुए हैं 2019 से अब तक सब वर्चुअली हुए थे. सो दैट इज द रीजन. एंड जी जी इसके बाद जैसे आपने पूछा था, जी चाइना के प्रीमियर जो जी है वो इनसे मिले थे इंडिया के बिहेस्ट पे. ये नहीं इंडिया ने इसमें इसको, जी मैं हाँ यही बोलिए. जानना चाह रही थी कि आखिरी दिन ब्रिक्स में समिट के साउथ अफ्रीका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में भी बात हुई है. हालांकि उनका एम्बेसी कह रहा है कि नहीं, हमारी तरफ से कोई, मतलब दोनों की बात हुई है, बट ये बात चीन की तरफ से, मीटिंग चीन की तरफ से वो चाह रहे थे कि ये मीटिंग हो. ऑलरेडी ये पेंडेंसी में थी, लेकिन उसको नहीं, मान नहीं रहे हैं. ये मैं जानना इसमें चाह रही थी, एक तो ये कि इनमें क्या बातचीत हुई होगी, दूसरा ये कि ये मतलब एक मीटिंग को भी उसमें अपनी दादागिरी दिखा रहा है चीन. ये मीटिंग बेसिकली चीन का कहना है कि इंडिया के कहने पे हुआ है, जो कि जी हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर के सेक्रेटरी विनय क्वात्रा जी हैज डिनाइड इट दैट इट वाज एट इंडियाज बेहेस्ट. एंड बातचीत जो हुआ है कि दोनों कोलैटरली एग्री करते हैं कि डीएस्केलेशन होने के बाद ही कुछ शांति हो सकता है. एंड अगर शांति होगा तो देन वी कैन हैव बेटर कोऑपरेशन रिलेशंस. नहीं तो अगर आप मेरे पे चोरी के नजर से देखें और मैं आप पे शक के नजर से देखूं, आवर रिलेशंस कैन नेवर बी बेटर. और ये जो चाइना कह रहा है कि इंडिया ने रिक्वेस्ट किया था, ये आपको पता है इंडिया की चाइना की दादागिरी का आदत है. दे ऑलवेज मलीन अ स्टेटमेंट. मैं इसको कहने में कोई नकार नहीं रहा हूं, बट दे ऑलवेज मलीन अ स्टेटमेंट. इट वाज डन at both leaders' behest, where they met on the sideline and informally इन्होंने डिसाइड किया कि they will, because इससे पहले जितने भी
जनरल लेवल टॉक्स हुए हैं, सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल टॉक्स हुए हैं, या इवन मिनिस्ट्री लेवल टॉक्स हुए हैं, इनसे कोई खास फायदा नहीं हुआ, बिकॉज nobody has till now जी de-escalated the military power which is there. So basically ये दोनों का इच्छा था, दोनों देशों का, कि मिलना चाहिए, एंड जी दैट इज हाउ बोथ ऑफ देम मेट ऑन द साइडलाइंस, जो कि ऑलरेडी प्रीएम्प्ट किया हुआ था कि ये मिलेंगे, जो कि जी न्यूज बहुत लेट निकला है, बिकॉज दे मेट totally after closing, and they have shook hands and given a not a joint statement which is unofficial, but to de-escalate. जी So this is basically what has conspired between these two leaders. मिस्टर रॉय, वन मोर थिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन के दौरे पे ग्रीस में है आज, और यहाँ दोनों देशों के बीच में डेलीगेशन लेवल की बातचीत हुई है। इसके बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट भी आया है कि दोनों ही देश जो है पुराने दोस्तों की तरह एक दूसरे को से मिले हैं और समझते हैं एक दूसरे को, और ये कहा गया है कि 2030 तक दोनों में जो है व्यापार होगा, उसको वो अच्छा और अच्छा करेंगे। और इस मीटिंग को आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि इसमें भी कुछ हथियारों के लेन-देन की बात हुई है। बेसिकली प्रधानमंत्री जी एक दिन के दौरे में गए हैं ग्रीस में. ही हैज ऑलरेडी लैंडेड एट एथेंस, जहां वेयर he was received by the President Christina and had a lunch with the Prime Minister. और ये मैं कहना चाहूँगा, ये मीटिंग या ग्रीस में हमारे कोई भी नेता 40 साल बाद गए. लास्ट इंदिरा गांधी हैड विजिटेड ग्रीस, उसके बाद हमारे कोई भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या कोई हैज नॉट विजिटेड फॉर एनी पर्पस. इसके पीछे दो तीन मुद्दे हैं. एक तो पुराने टाइज को रिन्यू करना, बिकॉज ग्रीस से हमारे पुराने नाते हैं शिपिंग के, इकोनॉमिक तथा कल्चरली भी. जी सो इनके साथ बेसिकली 12 बिजनेसमैन ऑल्सो हैव अकम्पनीड, जो कि नामी बिजनेसमैन है, सो दैट MOUs ऑन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस कैन बी साइन. इसके 3 मुद्दे थे: for advancement of science and technology, economic growth and defense cooperation. जैसे कि आप बता रहे थे, Greece has shown interest in buying the BrahMos, which is the world's fastest supersonic cruise missile. Cruise missile मतलब पृथ्वी के तय के साथ फ्लाई करता है, so that it cannot be detected by a radar, and this can be fired from land, from ship, and from air. So it is a multi-purpose missile, and it can carry nuclear heads. And finally इसके अपग्रेड्स भी तैयार किए जा रहे हैं. between there's a collaboration called BrahMos Aerospace, which is a collaboration between Russia and India, and majority of the missile is being prepared indigenously by India. और ये ब्रह्मोस नाम कहाँ से आया? इंडिया के ब्रह्मपुत्र और रशिया के मॉस्को रिवर को मिला के ब्रह्मोस. सो दिस मिसाइल बेसिकली, इसके अपग्रेड्स भी प्लान किए जा रहे हैं, जो कि 800 किलोमीटर के रेंज में टेस्ट किया जाएगा, और 2024-25 में इसका रेंज बढ़ा के 1500 किलोमीटर का कर देंगे. तो 1500 किलोमीटर इज क्वाइट अ बिट, मतलब इस देश के इस छोर से उस छोर तक जा सके. इट विल इनवेरिएंटली ट्राई टू वर्क एज अ सेमी ICBM, that is intercontinental ballistic missile, but to quite a distance. मतलब अगर हम इंडिया में, दिल्ली में लॉन्च करें, it can target any of our unfriendly countries or deep inside these unfriendly countries, like Pakistan, China, or anybody else. जी.
So there are chances of the land version being sold to Greece. And one more reason for India to go to, or Pradhan Mantri ji to go to Greece is basically there is an alliance between Turkey and Pakistan, and Greek can work as a mediator to break this alliance. If India can befriend Greece, we benefit because Turkey is one of the major suppliers also of arms and funding to Pakistan. If that alliance जी, gets broken, India benefits because Pakistan then becomes more weaker. As it is, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, पाकिस्तान के तो लाले लगे हुए हैं. जी, जी। They will have worse days also. So that is basically the mudda why Pradhan Mantri ji is visiting Greece. मिस्टर चांदू, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और बहुत ही आसान शब्दों में मेरे दर्शकों को समझाया कि किस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री इस समय ब्रिक्स समिट में उन्होंने हिस्सा लिया और कुछ देशों को उन्होंने इसमें शामिल कराया। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति, चीन के जो राष्ट्रपति हैं उनसे भी मुलाकात की। हालाँकि ये अनौपचारिक मुलाकात है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मेरे शो में हिस्सा लेने के लिए। नमस्कार। दर्शकों, मैं आपसे भी कुछ कहना चाहती हूँ। आपने ये पूरा वीडियो देखा है। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया तो आप इसे अपने दोस्तों में ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि इसमें जो मिस्टर शांतनु ने जानकारी दी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मेरा जो भी लेटेस्ट कंटेंट हो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।